नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बंधन बैंक को लेकर। बहुत सारे कमेंट मैसेज मेरे पास आए थे कि सर बंधन बैंक के बारे में बताइए साहब, बंधन बैंक का फ्यूचर कैसा है, क्या इसको बाय कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में साहब, इसमें थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं क्या, पोर्टफोलियो में इसको अपना हिस्सा बना सकते हैं, पोर्टफोलियो में इसको अपना हिस्सा बना सकते हैं। तो भाई कुल मिला के अगर बंधन बैंक की बात है, मैंने आपको बताया ना, प्राइवेट बैंक में अगर आपको कहीं जाना है और 20-30% या 10% की रिटर्न चाहिए तो डीसीबी बैंक ले लो, वीडियो मैंने बना रखी है। बाकी और सब बैंकों को अवॉइड करो या फिर आप लार्ज कैप में चले जाओ। जब बाजार इतने टॉप पे हो ना तो दोस्तों अपना साहब जो निर्णय होता है वो लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए, वहां सिक्योरिटी ज्यादा मिलती है। ये एक नियम है बाजार का। तो बंधन बैंक की अगर दोस्तों मैं करता हूं बात, तो सबसे पहला पॉइंट आता है ये, क्या ये स्टॉक महंगा है? जी हां दोस्तों, ये भी स्टॉक है महंगा। ये स्टॉक 21 की पी के आसपास कर रहा है। ट्रेड बुक वैल्यू है साहब इसकी 108 और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 300 के आसपास। 100 रुपए की चीज हमें 300 में मिल रही है, तो कोई जस्टिफाई नहीं है और मेरा कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि मैं 100 रुपए की चीज 300 पे लूं। हाँ, 100 रुपए की चीज अगर मुझे कोई 70-80 में दे तो कुछ सोच लूं, लेकिन साहब अभी मैं इससे थोड़ा सा हूं दूर। भले ये कितना ही ऊपर चला जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, अपॉर्चुनिटी मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। जब कैनरा बैंक मेरे पास बुक वैल्यू के से सस्ता है, यूनियन बैंक सस्ता है, पीएनबी सस्ता है, तो मैं यहां क्यों जाऊं, मैं वहां क्यों ना अपनी किस्मत आजमाऊं। अच्छा साहब, ये बात हो गई कि स्टॉक बंधन बैंक जो है वो महंगा है। मैंने आपको कई सारी चीजें बता रखी हैं कि अगर आपको एक स्टॉक का सिलेक्शन करना है तो 4-5 चीजें देख लिया करो। पहली चीज महंगा है, सबसे पहला पॉइंट आप महंगे का रखा करो। उसके बाद ग्रोथ देखो, उसके बाद साहब आप उसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसके बाद डेप्ट देखो, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो। ये 5 चीज देख लो, बस आपका काम हो गया, कुछ और मत देखो। बहुत सारी चीज हमारे ऊपर भी छोड़ दो। रिजल्ट में बहुत सारी चीज होती है, कमेंट्री जो कंपनी करती है उसकी बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं। मोटा मोटी चीज को समझ के बाजार में निवेश करो। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप, जुड़ लो, पूछ लो, बैठा हूं साहब आपके लिए। साहब बात करते हैं बैंक की। अगर बैंक महंगा है तो मैंने आपको बता ही दिया। फाइनेंशियल टाइम, क्योंकि डेप्ट की बात करना इन बैंकों के भाई साहब बेकार है, क्योंकि सब पे डेप्ट अच्छा खासा है। ठीक है, डेप्ट की अभी इस समय बात नहीं है। ग्रोथ, जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा तब ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। तो अभी तो 2-3 फैक्टर जो है इनके यही देख लो, एक बैंक का महंगा देख लो, एक शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, और साहब बैंक किस तरह का काम कर रहा है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। ये 3 चीज देख लो अभी फिलहाल। ग्रोथ और साहब डेट पे बात करनी अभी जल्दबाजी है। ग्रोथ तो होगी नहीं क्योंकि साहब पेंडेमिक का, ये महामारी का समय चल रहा है, कोरोना का समय। ग्रोथ तो बाद में आएगी जब साहब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अच्छा साहब बात करते हैं कि मैं क्या कह रहा था। हाँ, मैं ये कह रहा था दोस्तों कि ये स्टॉक महंगा है, तो महंगा तो है साहब, मैंने बता दिया आपको। 100 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है और मेरे ख्याल से 21 की पी है, तो महंगा है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि बैंक ने क्या करा है इस क्वार्टर में। साहब बैंक ने 3000 करोड़ की, 3100 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जनरेट करी है, ब्याज से आमदनी करी है। अगर इसमें अदर इनकम जोड़ दें 492 करोड़ की, तो 3500-3600 करोड़ रुपए बैंक ने कमाए हैं। ध्यान दीजिएगा, बगल में चार्ट लगा हुआ है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। एक साहब बैंक ने ब्याज दे दिया 1245 करोड़ का, और एक एक्सपेंसिस साहब बैंक की जान निकाल दी। एक एक्सपेंसिस देखो 6456 करोड़ का। ये जानते हैं क्यों है? इसमें एम्प्लॉय कॉस्ट भी है और प्रोविजनिंग भी जुड़ी हुई है इसमें। बैंक की 5578 करोड़ के आसपास की दोस्तों प्रोविजनिंग है। ये निकाल दिया जान बैंक की, यही निकाल दी साहब। प्रोविजनिंग करनी पड़ी बैंक को हाई। बैंक को पता है कि जो मैंने लोन दे रखे हैं ना वो उसमें हो सकती है मुश्किल, यानी उनकी जो रिकवरी है वो दिक्कत परेशानी होती है। मैं आपको बंधन बैंक का काम समझाऊं। ये बंधन बैंक क्या है, छोटे छोटे एमएसएमई वगैरह को लोन देता है। गांव वगैरह में ना लोन वगैरह ज्यादा इसका एक्सपोजर है। तो आप ये सोचिए कि इस समय फाइनेंशियल कंडीशन एक आम आदमी की क्या है वो आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं। कितनों को काम मिल रहा है। हम अगर अपनी बात ना करें या किसी और की एक्स्ट्रा की बात नहीं करें, हमें सबको देख के चलना पड़ता है
कि इस समय फिलहाल स्थिति क्या है, एक आम मजदूर जो बेचारा डेली पैसे कमा रहा है उसकी स्थिति क्या है, क्या काम लग रहे हैं। क्योंकि अभी मैं कल परसों एक मनरेगा का आर्टिकल पढ़ रहा था कि वहां पर भी साहब जॉब का जो डाटा है वो इंक्रीज हो गया, काम है नहीं। आपको मैंने शायद टेलीग्राम चैनल पे भी भेजा था। तो हर की चीज नीचे से शुरुआत करनी चाहिए अगर चीज को समझना है। मैक्रो डाटा नीचे से शुरुआत करो, हर चीज समझो, क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसी कारण इस बैंक को साहब इतनी जबरदस्त करनी पड़ी प्रोविजनिंग, और इस खर्चे के कारण साहब बैंक ने जो भी कुछ कमाया था सब गंवा दिया। ऊपर से 3000 करोड़ का बैंक को हो गया लॉस। ये इसका लॉस का कारण है और कुछ नहीं है। बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ी, जो कुछ कमाया था भैया उसमें से, जो आरबीआई का नियम है ना, आरबीआई की गाइडलाइन आप जानते हैं प्रोविजनिंग के खिलाफ क्या है, वो मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा रखी क्लास में। पैसा रखना पड़ेगा। ये जो आप पैसा दे रहे हो, बांट रहे हो, जनता का ही तो पैसा है जो आपके बैंक में डिपॉजिट है। तो इसीलिए प्रोविजनिंग करी साहब बैंक ने धमाकेदार, और बैंक आ गया लॉस में। 3000 करोड़ का बैंक को हो गया साहब लॉस। बताइए साहब आप, 3000 करोड़ का बैंक को लॉस है। अब ये प्रोविजनिंग के कारण तो है, नहीं तो बैंक ने तो ठीक ठाक से अपना काम करा था, उसी लाइन पे साहब अपनी जनरेट करी थी इनकम, जैसे पहले पिछले क्वार्टर में करी थी। अगर अब इसकी एसेट क्वालिटी की करते हैं बात, बैंक को लॉस क्यों हो गया, पता चल गया। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर हो गया, ज्यादा इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ अगर आप अंदर ज्यादा जाने की कोशिश करोगे तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसके रिजल्ट लगा दिए हैं, वहां अगर कोई चीज आपको दिक्कत परेशानी हो तो व्हाट्सएप पे भैया मेरे से पूछ लेना। देखो दोस्तों, एसेट क्वालिटी की बात करें तो वहां भी दिक्कत परेशानी है। ग्रोस एनपीए साहब कह रहा है कि साहब जो पहले 8.18 है अब बढ़ के हो जाएंगे वो 10.82। इसी कारण तो करनी पड़ी है ये प्रोविजनिंग। ग्रोस एनपीए बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। प्रोविजनिंग बैंक को इसीलिए मेरे भाई करनी पड़ी। प्रमोटर की होल्डिंग 40 है साहब। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना जरूरी है साहब। पब्लिक की मेरे ख्याल से 22 से 24 है, और डीआई साहब, डीआई का इसमें हिस्सा कोई खास है नहीं। एफआईआई की इसमें होल्डिंग ठीक ठाक सी है, मेरे ख्याल से 35 के आसपास है। बाकी बगल में चार्ट लगा हुआ है, यानी कि 50 से कम अगर देखो प्रमोटर की होल्डिंग है ना, तो मजेदारी नहीं रहती स्टॉक में। निगेटिव पॉइंट क्या निकल के आया इस बैंक में कि क्यों हम इसमें निवेश ना करें। पहली चीज महंगा, बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, चिंता है, डेफिनेटली है। प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, फ्यूचर को देखता है बाजार, और इसी वजह से दोस्तों आप इसमें थोड़ा सा दबाव देखोगे। वीडियो कब रिलीज हो ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप इस बैंक में दबाव देखोगे। भले ही एफआईआई के कारण ये स्टॉक ऊपर चला जाए, लेकिन फिर आप इसमें गिरावट देखोगे। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है ना, जब कोई चीज खराब रिजल्ट पेश करती है ना, तो उसका अपोजिट बाजार रिएक्ट करता है। बंधन बैंक में क्या हुआ, खराब रिजल्ट हुए, लोगों ने इसकी पुट दबा के बाय कर ली होगी, शॉर्ट वगैरह कर दिया होगा साहब, इसीलिए गिरा नहीं है। मेरे ख्याल से अगर मंडे को भी ना गिरे तो समझ जाना कि क्या हो रहा है बैंक में। अगर गिर गया तो कोई बात नहीं, गिर गया तो ठीक है साहब, हमें पता ही है कि क्यों गिरा है, और लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना क्योंकि महंगा है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ये 3 पॉइंट हैं साहब। एक महंगा है, दूसरी चीज फाइनेंशियल चिंता साहब बैंक के सामने बरकरार है, स्थिति ठीक नहीं है। जो बैंकों ने साहब पैसा बांट रखा है वहां से बैंक रिकवर करने में हो सकती है मुश्किल। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इजाजत बिल्कुल नहीं देता कि बंधन बैंक में किया जाए निवेश। आज्ञा दीजिए मुझे, आज का ये वीडियो करने की समाप्त। मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में आपके साथ, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार।